Good morning, student. Today we will discuss about frictions. ठीक है, तो आज हम लोग फ्रिक्शन का कुछ कंसेप्ट को देखेंगे, ठीक है ना। जो पहले मैं किया था उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो, आज हम लोग फ्रिक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, मैं पिछले क्लासेस में स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में किया था, कुछ क्वेश्चंस भी किया था स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शंस का PYQ, ठीक है। आज हम लोग आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो, फ्रिक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखो, फ्रिक्शन के बारे में हम लोग ये बताना चाहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यदि मैं फ्रिक्शन को डिफाइन करूं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फ्रिक्शन कैसे डिफाइन है, नहीं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फ्रिक्शन को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप फ्रिक्शन देखना चाहते हो तो देखो, फ्रिक्शन इज ड्यू टू irregularities in the surface नहीं, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन देखो आपका सरफेस में इरेगुलरिटी की वजह से होता है, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो, ये आपके पास एक सरफेस है, नहीं, और ये कैसा सरफेस होगा? रफ सरफेस होगा, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर आप एक ब्लॉक बना के रखे हो, ठीक है। ये देखो आपका एक ब्लॉक है, ठीक है। ये देखो आपका ब्लॉक है, नहीं। तो देखो, इस ब्लॉक और इस सरफेस, यानी कि ये सरफेस, यानी ब्लॉक का ये वाला सरफेस और देखो ग्राउंड का ये सरफेस के बीच में एक इरेगुलरिटी प्रेजेंट होता है। मतलब इस तरह से आप देखोगे तो इरेगुलरिटी प्रेजेंट है, नहीं। एंड ड्यू टू दिस इरेगुलरिटी, ध्यान दीजिएगा, ये देखो मैं दिखा रहा हूं ब्लॉक के सरफेस का इरेगुलरिटी, और ये वाला जो इरेगुलरिटी मैं दिखा रहा हूं, ये देखो आपका ग्राउंड के सरफेस का इरेगुलरिटी है, नहीं। तो आपसे मैं ये बता रहा हूं कि यदि आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, नहीं, यानी कि आप यहां पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यदि आप बात करोगे तो देखो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फ्रिक्शन का जो वजह है वो क्या है, नहीं। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यदि आप देखोगे और एटॉमिक लेवल पे, नहीं, माइक्रोस्कोपिक लेवल और एटॉमिक लेवल, नहीं, तो यहां पे फ्रिक्शन का क्या वजह है? तो देखो, ये दोनों सरफेस में इरेगुलरिटी होने के वजह से यहां पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये देखो, आप यदि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो दोनों सरफेस का इरेगुलरिटी के वजह से यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, नहीं। यानी कि आप कहते हो सर, यदि मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ड्यू टू दिस इरेगुलरिटी आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, इस बॉन्ड फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए, यानी कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए आप जो फोर्स लगा रहे हो, ये किसको ओवरकम करेगा? फ्रिक्शन को, नहीं। यानी कि आप देखो, इस डायरेक्शन में अप्लाइड कर रहे हो, दिस इज अप्लाइड फोर्स, ये देखो आपका अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। इस अप्लाइड फोर्स को लगाने का वजह क्या है? तो यहां जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है किसके किसके बीच? ब्लॉक और इस सरफेस के, ब्लॉक का सरफेस और ये ग्राउंड के बीच का सरफेस में जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन, इस बॉन्ड फॉर्मेशन का वजह क्या है आपका? देखो, इस बॉन्ड फॉर्मेशन के वजह से यहां पे क्या होगा? एक फोर्स लगेगा, नहीं। यानी कि ये फोर्स आपका क्या है? फ्रिक्शन है, नहीं। यही आपका देखो फ्रिक्शन फोर्स है, नहीं।
यानी कि आप कहोगे सर फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, तो हम बोलेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स यदि एटॉमिक लेवल और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो इररेगुलरिटी इन द सरफेस के वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स आता है। इररेगुलरिटी इन द सरफेस कहने का मतलब ये दोनों सरफेस के बीच में जो इररेगुलरिटी होता है इसके वजह से एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। नहीं, और देखो इसी बॉन्ड फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए आप जो ध्यान देना, इस बॉन्ड फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए आप जो फोर्स लगा रहे हो, नहीं ये कौन अपोज कर रहा है, आपको फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और ये देखो यही वाला यानी कि इस फोर्स को अपोज करने वाला फोर्स क्या है, आपका फ्रिक्शन है। बोलो समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन क्लियर है एटॉमिक लेवल पे और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। नहीं तो अच्छा यदि हम लोग एक ग्राफ देखना चाहते हैं, ये देखो आपका ग्राफ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये देखो आपका अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स का ग्राफ होगा। नहीं यानी कि अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स का ग्राफ होगा। देखिएगा ये आपका अप्लाइड फोर्स होगा, ये आपका क्या होगा, अप्लाइड फोर्स होगा, ध्यान दीजिएगा ये आपका अप्लाइड फोर्स है और ये देखो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। नहीं तो देखो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा और ये क्या है आपका अप्लाइड फोर्स। तो हम लोग ग्राफ देखना चाहते हैं अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच का। नहीं तो देखो ध्यान देना थोड़ा सा कि जैसे आप क्या कर रहे हो, ये आपका कोई ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक को आप इस सरफेस के ऊपर रख दिए हो। नहीं ये सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, ठीक है, कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है। नहीं हम लोग पहले से भी जानते हैं कि ये देखो ब्लॉक का मास m है और यहां पे आप एक फोर्स F लगा रहे हो, ठीक है, दिस इज अ अप्लाइड फोर्स। ये आपका कैसा फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, ये देखो आपका क्या है, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। आप गौर करना यहां पे देखो सरफेस रफ है तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, सरफेस रफ है तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। सुनना, जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शनल फोर्स वैसे वैसे आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। यानी कि लेकिन ब्लॉक का अभी तक सुनना, जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शनल फोर्स आपका क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे समझो आप F इज इक्वल टू 3 न्यूटन का फोर्स लगाए, नहीं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने आप को एडजस्ट करके क्या कर लेगा, 3 न्यूटन। अब देखो F इज इक्वल टू आप 4 न्यूटन का फोर्स लगाए, फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को एडजस्ट करके 4 न्यूटन कर लेगा। इट मीन्स ये कौन सा फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। और सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, यानी दिस इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन है। नहीं तो जैसे ही आप अपना अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आपका अप्लाइड फोर्स थोड़ा भी ज्यादा हुआ, अप्लाइड फोर्स आप समझना, जैसे मैं ये बता रहा हूं कि F इक्वल टू 10 न्यूटन पे आपका ब्लॉक का मोशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे आपका F इज इक्वल टू 9.999 न्यूटन आपका क्या होगा, इस स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। इट मींस इसका मतलब ये है कि सर इसके लिए यदि आप देखोगे, ध्यान देना, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जा रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। नहीं अब सुनना, देखो एक ब्लॉक आपका रेस्ट में है, नहीं और दूसरा ब्लॉक समझो कि मोशन में है। यदि कोई ब्लॉक रेस्ट से यदि उसको आप मोशन में लाना चाहते हो तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट, यानी कि उस कंडीशन में आपको सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, सबसे ज्यादा, यानी कि रेस्ट से मोशन का बीच का वो जो सिचुएशन है वहां पे आपको सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इट मींस आपका
फ्रिक्शनल फोर्स का जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स आपका एक्ट कर रहा होगा, और वो कौन सा फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो देखो अभी तक तो ये समझना कि ये आपका जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, आपका क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते जा रहा है। ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, और ये देखो आपका क्या है, एफ लिमिटिंग है। नहीं, और आप जानते हो कि सर कोई भी बॉडी को मोशन में लाना इज मोर डिफिकल्ट, वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि कोई बॉडी मोशन में एक बार आ गया, यदि बॉडी मोशन में आ गया तो उस पे आपको क्या, मोशन में उसको इजिली, मतलब उस बॉडी को आप इजिली चला सकते हो। लेकिन कोई भी बॉडी रेस्ट से मोशन में आ रहा है, यानी कि उस समय पे आपको सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। इट मींस आप ये समझ रहे हैं कि सर एफ लिमिटिंग की बात करेंगे तो एफ लिमिटिंग का वैल्यू नहीं सबसे ज्यादा, यानी कि इस समय पे आप समझना, इस समय पे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा। नहीं, इसके बाद जैसे ही ब्लॉक का मोशन स्टार्ट हुआ कि आपका ये फ्रिक्शन धड़ाम सा गिरेगा, और ये कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। नहीं, और आप जानते हो कि सर एफ के की बात करेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और एफ के इज लेस देन एफ एल होता है। नहीं, और ये वाला यदि एंगल की बात करें, ध्यान देना, यदि ये देखो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ध्यान दो, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आपका लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू, और देन देखो ये आपका क्या हुआ, धड़ाम सा गिरा, यानी कि एफ लिमिटिंग इज ग्रेटर देन एफ काइनेटिक। नहीं, और एफ काइनेटिक आप जानते हो कि सर ये कांस्टेंट होगा। नहीं, अच्छा, स्लोप यदि इस स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स का देखना चाहते हो तो यहां से देखो, जैसे ही आप, यदि अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 3 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन तो देखो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी 4 न्यूटन, मींस ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री रहा होगा, ये एंगल आपका 45 डिग्री रहा होगा। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यदि आप फ्रिक्शन को देखना चाहते हो तो देखो आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फ्रिक्शन इस तरह से डिफाइन है। नहीं, and this is a graph, this is a graph between applied force and frictional force, applied force and फ्रिक्शनल फोर्स। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर से समझाऊंगा मैं। बताओ किसी को कोई डाउट है यहां तक तो मैं फिर से समझाऊंगा। यहां से अब मैं एक न्यू टर्म्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखो अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग न्यू टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। ठीक है, तो देखिए आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, पहले हम लोग इस बात को समझते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, नहीं तो यहां से आप गौर करना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग लैम्डा से दिखाएंगे। नहीं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है तो आप समझिए। सबसे पहले देखो, ये आपका कोई ब्लॉक है
जो आपका एक रफ इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक पे आप एक देखो, यदि आप ऐसे सोचो कि इस ब्लॉक पे क्या क्या कांटेक्ट फोर्स लग रहा हो, ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर इस ब्लॉक पे दो कांटेक्ट फोर्स आएगा। एक कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, दिस इज अ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, एंड एक कांटेक्ट फोर्स विच इज अ टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट और पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, और ये क्या होगा आपका, दिस फोर्स इज फ्रिक्शन। नहीं, तो आप समझ रहे हैं कि सर यहां पे दो कांटेक्ट फोर्स होगा, एक आपका दिस इज अ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, देखो ये आपका नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, और दूसरा बात करेंगे तो देखो आपका सेकंड वन इज व्हाट, फ्रिक्शन है। नहीं, तो देखो ये फ्रिक्शन है। नहीं, और हम लोग जानते हैं कि देखो दिस इज अ व्हाट, नॉर्मल, एंड दिस वन इज फ्रिक्शन। नहीं, तो देखो N और F का जो रिजल्टेंट है ये आपका क्या कहलाता है, दिस इज अ रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स R। R इज अ रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। यहां से यदि आप R का बात करोगे तो दिस इज अ रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। नहीं, और हम लोग पहले भी देखे हैं कि दिस रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स R इज इक्वल टू रूट अंडर N स्क्वायर प्लस F स्क्वायर होता है। नहीं, ध्यान दीजिएगा कि आपका देखो ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का हम मास कुछ बोल दे रहे हैं m है, ठीक है, और इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में आप एक फोर्स अप्लाइड कर रहे हो, ठीक है, दिस इज अ अप्लाइड फोर्स। नहीं, अप्लाइड फोर्स, समझ रहे हो, ये आपका क्या है, अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। तो हम लोग यहां डिफाइन करना चाहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नहीं, तो देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका होता क्या है, तो आप इस बात को समझेंगे पहले, और फिर देखो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे डिफाइन है, तो आप देखिएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज defined as angle of friction is defined as angle formed is defined as angle formed between angle formed between angle formed between resultant contact force resultant contact force resultant contact force with with normal resultant contact force with normal, कब कब, when body is just about to move just about to move on a horizontal surface on a horizontal surface। नहीं, तो देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज एंगल फॉर्म्ड between resultant contact force and normal when body just about to move or just about to slide on a horizontal surface। ठीक है, यानी कि अब आप क्या कहते हैं कि सर जस्ट अबाउट टू स्लाइड की बात हो रही है, जस्ट अबाउट टू मूव है, तो उस समय जो आपका फ्रिक्शन होगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, एफ लिमिटिंग होगा। नहीं, ये कौन सा फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ये कौन सा फ्रिक्शन है, ये देखिए आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि जस्ट अबाउट टू मूव का मतलब ये फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग। तो कहता है जैसे ही ये बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है उस समय रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नहीं,
तो अच्छा यहां से अब आप गौर करिएगा कि एफ लिमिटिंग को यदि हम लोग लिखना चाहें तो म्यू एस इंटू एन हो जाएगा। नहीं, क्लियर है? तो अच्छा गौर करिएगा, यहां से आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा कि यदि इसको आप ज्वाइन करा दो और इधर देखो आप यहां इसको ज्वाइन करा दो, नहीं तो ये देखो आपका एफ लिमिटिंग, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, एफ लिमिटिंग, एंड दिस एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अच्छा एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि बॉडी जस्ट अबाउट जस्ट अबाउट टू स्लाइड है। इसका मतलब ये है कि आपका एक्सीलरेशन क्या रहा होगा, जीरो। नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फ्रिक्शन रहा होगा, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स आपका एफ लिमिटिंग रहा होगा। नहीं, और इस एफ लिमिटिंग को आप क्या लिखोगे, म्यू एस इंटू एन लिखोगे। क्या लिखोगे, म्यू एस इंटू एन लिखोगे। तो यहां से अब आप ध्यान दो, यदि एंगल ऑफ फ्रिक्शन 10, यदि आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन 10 लेमडा लिखना चाहते हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम किससे दिखाए हैं, लेमडा से। नहीं, तो यदि आप 10 लेमडा लिखना चाहते हो तो 10 लेमडा इज इक्वल टू एफ एल, इट मीन्स पी अपॉन बी। नहीं, तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। नहीं, इट मीन्स एफ लिमिटिंग क्या होगा, म्यू एस इंटू एन अपॉन एन। यहां से देखो दिस वन इज व्हाट, म्यू एस। नहीं, तो यहां से लेमडा की बात करोगे तो दिस वन इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू इंटू एस। नहीं, और यही लेमडा आपका क्या कहलाता है, दिस इज अ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नहीं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब यह है कि रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स जब नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म्ड करता है, कब, जब बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा, तो उस समय जो आपका एंगल फॉर्म्ड होगा वही आपका रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स का, सॉरी, वही आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। नहीं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि भैया देखो, एंगल फॉर्म्ड बाय रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स विथ नॉर्मल व्हेन बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड और बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव। नहीं, यानी उस कंडीशन में आपका ध्यान दीजिएगा, ब्लॉक मूव नहीं किया है तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ लिमिटिंग एक्ट करेगा और ये एफ लिमिटिंग म्यू एस इंटू एन होता है। ठीक है, तो यहां से एंगल ऑफ फ्रिक्शन यदि हम लोग देखना चाहें तो 10 लेमडा इज इक्वल टू एफ एल अपॉन एन एंड एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस, चूंकि दिस वन इज म्यू एस इंटू एन, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम्स लॉ ये भी आपका म्यू एस इंटू एन हो जाएगा, तो 10 लेमडा पी बाई बी हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन लेमडा इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू एस, और म्यू एस आपका क्या है, म्यू एस यहां पे कोफिशिएंट ऑफ क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। बोलिए क्लियर है? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है, एंगल ऑफ रिपोज का एक कंसेप्ट आता है, तो हम लोग अब एंगल ऑफ रिपोज समझेंगे। ठीक है, कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। ठीक है, तो आइए एंगल ऑफ रिपोज को ही हम लोग और किस नाम से जानेंगे, एंगल ऑफ स्टेबिलिटी के नाम से। नहीं, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट, एंगल ऑफ रिपोज, इसको हम लोग अल्फा
आर से दिखाएंगे, आर एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में, इसी को हम लोग एंगल ऑफ स्टेबिलिटी भी बोलेंगे। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्टेबिलिटी, नहीं, इसी को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्टेबिलिटी भी बोलेंगे, नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आपके पास कोई इंक्लाइंड सरफेस है, नहीं, एंड दिस इंक्लिनेशन आपका क्या है, अल्फा। समझिएगा, ये एंगल क्या है अभी, अल्फा, नहीं। हम ये एक छोटा सा एंगल दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो, इस इंक्लाइंड सरफेस पे एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, नहीं, इस इंक्लाइंड सरफेस पे एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। तो आप जानते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ चुके हैं। तो देखो, इस पे इस डायरेक्शन में mg एक्ट करेगा। जब दो सरफेस कांटेक्ट में है तो ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा। इस डायरेक्शन में देखो आपका mg का साइन अल्फा आएगा, और यदि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, और ये आपका mg कॉस अल्फा होगा, नहीं। अच्छा, ये सरफेस कैसा हम बोल रहे हैं कि ये रफ सरफेस है, नहीं, कैसा सरफेस है, रफ सरफेस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड दिस इंक्लाइंड सरफेस हम क्या बोल रहे हैं, म्यू है, ठीक है। तो आप गौर करिएगा, इसको देखो, नीचे लाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, नीचे लाने के लिए यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, इसको नीचे लाने के लिए mg साइन अल्फा, ये नीचे आने का जो इसका वजह है वो mg साइन अल्फा होगा। और जब दो सरफेस कांटेक्ट में है तो यहां पे क्या आएगा, जब ये नीचे जाने का कोशिश करेगा तो इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन, इट मीन्स म्यू mg कॉस अल्फा हो जाएगा, नहीं। क्लियर है ना। अच्छा, आप समझने का कोशिश करिएगा कि हम बताना क्या चाहते हैं। तो देखिएगा, यहां पे आप समझ रहे हैं कि n इक्वल टू आपका mg कॉस अल्फा होगा, n इक्वल टू mg कॉस अल्फा होगा। अच्छा, यहां पे ध्यान दीजिएगा यदि यहाँ पे हम लोग देखें, इनिशियली हमारा दिस अल्फा इज स्मॉल, नहीं, आपका देखो ये अल्फा इनिशियली क्या है, स्मॉल है, नहीं, आपका देखो इनिशियली अल्फा क्या है, स्मॉल है, नहीं। अच्छा, जब अल्फा, ध्यान दीजिएगा, जब अल्फा आपका छोटा है तो इसका मतलब ये है कि साइन अल्फा आपका क्या रहा होगा, छोटा रहा हो, नहीं, और कॉस अल्फा आपका क्या होगा, बड़ा होगा। सब लोग जानता है कि सर यदि अल्फा एंगल छोटा है तो देखो साइन अल्फा क्या होता है, छोटा होता है, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री। आप जैसे जैसे बढ़ते हो साइन का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो जब अभी इनिशियली अल्फा स्मॉल है तो साइन अल्फा स्मॉल होगा, कॉस अल्फा लार्ज होगा, नहीं। अच्छा, ये वाला फोर्स mg साइन अल्फा की बात करेंगे तो देखो ये फोर्स इस ब्लॉक को गिराने वाला है, यानी ये नीचे लेके आएगा, नहीं। और ये वाला फोर्स म्यू इंटू एन, यानी म्यू इंटू mg कॉस अल्फा इस ब्लॉक को गिरने से बचाने वाला है, नहीं। यानी इनिशियली क्या है, कॉस अल्फा छोटा है तो कॉस अल्फा बड़ा है, तो इनिशियली ये वाला फोर्स बड़ा रहा होगा और ये वाला फोर्स छोटा रहा होगा, नहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं जैसे जैसे अल्फा को बढ़ाते जा रहे हैं, नहीं, अब आप अल्फा को क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, नहीं। तो जैसे जैसे आप अल्फा को बढ़ाएंगे साइन अल्फा आपका क्या होगा, बढ़ेगा, नहीं, और कॉस अल्फा आपका क्या होगा,
घटेगा। नहीं, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आपका mg साइन अल्फा और म्यू mg कॉस अल्फा दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नहीं, यानी उस टाइम पे जब आपका mg साइन अल्फा म्यू mg कॉस अल्फा के इक्वल होगा, यानी उस कंडीशन जो होगा, वो कंडीशन जो होगा जहां पे गिराने वाला फोर्स और बचाने वाला फोर्स दोनों इक्वल हो जाएगा। नहीं, यानी कि वो वाला, उस कंडीशन में आप क्या कहोगे सर, ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। यानी कि अब ये ब्लॉक क्या होगा, जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा। समझिएगा कि अभी तक तो mg साइन अल्फा क्या था, छोटा था, म्यू mg कॉस अल्फा बड़ा था, तो बचाने वाला फोर्स बड़ा था, गिराने वाला फोर्स छोटा था, तब तक तो ब्लॉक यहां पे रेस्ट में रहा था। आप क्या कर रहे हैं कि सर अब हम इस अल्फा को बढ़ाते जा रहे हैं। नहीं, इस अल्फा को जब आप बढ़ाते जा रहे हैं तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे अल्फा बढ़ते बढ़ते, यानी अल्फा बढ़ेगा तो साइन अल्फा बढ़ेगा, यानी गिराने वाला फोर्स बढ़ेगा और बचाने वाला फोर्स क्या है, घटेगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे गिराने वाला फोर्स और बचाने वाला फोर्स दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यदि आप उससे थोड़ा सा ज्यादा अल्फा को किए तो गिराने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा और बचाने वाला फोर्स तो क्या, कम हो जाएगा, और उस कंडीशन में ब्लॉक आपका नीचे स्लाइड करेगा। और उस टाइम पे, यानी कि देखिएगा, हम फिर से यहां पे वही टर्म जस्ट अबाउट टू स्लाइड, यानी जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा, उस समय पे जो आपका ये एंगल अल्फा है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। नहीं, यानी एंगल ऑफ रिपोज वो मैक्सिमम एंगल है, यानी एंगल ऑफ रिपोज वो मैक्सिमम एंगल है जहां पे आपका गिराने वाला फोर्स और बचाने वाला फोर्स दोनों इक्वल हो जाए, यानी बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड ऑन इंक्लाइंड सरफेस। नहीं, तो उस समय जो आपका ये अल्फा है अब क्या बन जाएगा, अल्फा आर बन जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज बन जाएगा। नहीं, यानी कि आप कहते हैं कि सर एट इक्विलिब्रियम, या हम ऐसे लिखें कि जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा, उस समय जस्ट अबाउट टू स्लाइड, तो ये जो फ्रिक्शन है, दिस फ्रिक्शन इज एफ लिमिटिंग। नहीं, यानी ये कौन सा फ्रिक्शन है, एफ लिमिटिंग। जस्ट अबाउट टू स्लाइड, उस समय जो फ्रिक्शन होता है वो कौन सा फ्रिक्शन, अपने मैक्सिमम वैल्यू पे, इट मींस एफ लिमिटिंग। नहीं, तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा, यानी कि एट इक्विलिब्रियम mg साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू mg कॉस अल्फा। इट मींस आप बता रहे हो कि सर, यानी कि उस समय अब यदि आप सर इससे ज्यादा एंगल को बढ़ाए तो गिराने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, बचाने वाला फोर्स कम हो जाएगा, और ये ब्लॉक क्या, नीचे आ जाएगा, यानी ब्लॉक यहां से स्लाइड कर जाएगा। नहीं, लेकिन जस्ट अबाउट टू स्लाइड, दिस इज अ लिमिटिंग कंडीशन, और उस कंडीशन में जो आपका एंगल अल्फा है, अब यही एंगल अल्फा आर बन जाएगा, मतलब एंगल ऑफ रिपोज बन जाएगा। तो यहां पे हम इसको क्या, अल्फा आर लिख दिए। ठीक है, mg से mg आपका चला जाएगा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, दिस इज अ टेन अल्फा आर, एंगल ऑफ रिपोज दिस वन इज इक्वल टू म्यू। और यहां से यदि हम लोग अल्फा आर को देखना चाहें तो दिस वन इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस लिखें, या हम इसको म्यू लिखेंगे। क्लियर है, म्यू एस और इसको क्या, म्यू लिखेंगे। और यही आपका अल्फा आर की बात करेंगे तो देखिए ये आपका क्या होगा, यही अल्फा आर हमारा एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। नहीं, इट मींस आप समझ रहे हैं कि दिस अल्फा आर इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। नहीं,
इट मीन्स एंगल ऑफ रिपोज की बात करेंगे तो वो मैक्सिमम एंगल एट विच ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड ऑन इंक्लाइंड प्लेन। नहीं, यानी कि यदि आप यहां से एंगल ऑफ रिपोज को डिफाइन करना चाहेंगे, इट मीन्स अल्फा आर को, तो आप क्या लिखेंगे? अल्फा आर को आप क्या लिखेंगे? वो मैक्सिमम एंगल, यानी मैक्सिमम एंगल एट विच ब्लॉक इज जस्ट अबाउट, देखिएगा मैक्सिमम एंगल, यानी कि वो मैक्सिमम एंगल एट विच ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड ऑन inclined प्लेन। नहीं, यानी कि वो मैक्सिमम एंगल एट विच ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड ऑन इंक्लाइंड प्लेन इज नॉन एज एंगल ऑफ रिपोज। इसको और एक तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी कि वो मैक्सिमम एंगल एट विच ब्लॉक स्टेज एट रेस्ट, यानी कि जहां तक, यानी कि वो मैक्सिमम एंगल ऑफ रिपोज होगा जहां तक ब्लॉक उस इंक्लाइंड सरफेस पे रेस्ट में रह सके। नहीं, यानी कि मैक्सिमम एंगल एट विच ब्लॉक स्टेज एट रेस्ट, स्टे मतलब रुकना, यानी कि जिस एंगल तक आपका ब्लॉक क्या रह सके, रेस्ट में रह सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। नहीं, तो फॉर एग्जांपल्स थोड़ा सा हम लोग और आगे समझते हैं। नहीं, कि ध्यान देंगे, यदि हम ऐसा बोलें, ध्यान दीजिएगा कि गिवन एंगल यानी गिवन एंगल आपका जो दिया हुआ है, दिस इज अ अल्फा। यदि गिवन एंगल लेस देन अल्फा आर रहा, इट मीन्स एंगल ऑफ रिपोज रहा। नहीं, एंगल ऑफ रिपोज मतलब समझ रहे हैं कि वो मैक्सिमम एंगल जहां तक ब्लॉक आपका रेस्ट में रह सके उस इंक्लाइंड सरफेस पे। तो गिवन एंगल यदि एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है, उस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, यदि गिवन एंगल आपका एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है तो उस कंडीशन में यदि आप यहां पे देखेंगे तो क्या ब्लॉक आपका इंक्लाइंड सरफेस से, जैसे ध्यान दीजिएगा ये आपका गिवन एंगल अल्फा है और ये देखो आपका m मास का इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, इसके लिए एंगल ऑफ रिपोज 45 डिग्री है, यानी कि 45 डिग्री तक ये ब्लॉक इस सरफेस पे रेस्ट में रहेगा। और हम बोल रहे हैं कि ये आपका 30 डिग्री है, ये समझिए आपका गिवन एंगल है, ये समझिए आपका गिवन एंगल है। यदि गिवन एंगल ऑफ रिपोज से क्या है, छोटा है, तो उस कंडीशन में ये ब्लॉक इस सरफेस पे क्या मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज तक ब्लॉक इस सरफेस पे रेस्ट में रहेगा। नहीं, यानी कि आप कहेंगे सर इस कंडीशन में स्लाइडिंग नहीं होगा। नहीं, यानी कि नो स्लाइडिंग होगा, यानी ब्लॉक आपका रेस्ट में रहेगा। अच्छा, तो ब्लॉक आपका रेस्ट में रहेगा तो बताइए उस समय कौन सा फ्रिक्शन यहां पे एक्ट करेगा? कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? यानी फ्रिक्शन की बात करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और आप जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है। नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका क्या हो जाएगा?
अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा केस नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, ये आपका केस 1 है और ये देखिए आपका केस 2 है। नहीं, यानी यदि हम ऐसा बोलें कि आपका गिवन एंगल, ध्यान देंगे, यदि आपका गिवन एंगल, हम गिवन एंगल बार बार आपको समझा रहे हैं, अल्फा लिए हैं और एंगल ऑफ रिपोज को अल्फा आर बोले, आर टेंड्स टू रिपोज। नहीं, तो यदि गिवन एंगल, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज हो जाए, नहीं, गिवन एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज हो जाए, एंगल ऑफ रिपोज इट मींस अल्फा आर हो जाए, नहीं, तो बताइए उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि सर यदि गिवन एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज हो जाए तो बताइए बॉडी क्या होगा, जस्ट अबाउट टू स्लाइड का कंडीशन होगा। ठीक है, इट मींस ये आपका जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाला कंडीशन होगा, और जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा तो उस कंडीशन में जो आपका फ्रिक्शन होगा वो कौन सा फ्रिक्शन यहां पे एक्ट करेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, यहां पे आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और देखिए आप लोग जानते हैं कि सर दिस एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है। नहीं, और तीसरा केस क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तीसरा केस आपका क्या होगा, यदि आपका गिवन एंगल को हम बार बार आपको बता रहे हैं कि अल्फा से दिखाएंगे, नहीं, यदि आपका गिवन एंगल ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज हो जाए, एंगल ऑफ रिपोज हो जाए, उस कंडीशन में अब ध्यान दीजिएगा कि यदि आपका गिवन एंगल क्या हो जाए, एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा हो जाए तो उस कंडीशन में अब ब्लॉक का क्या, अब यहां से ब्लॉक आपका स्लाइड करेगा। ठीक है, इट मींस अब आपका ब्लॉक क्या करेगा, स्लाइड करेगा। ठीक है, तो गिवन एंगल ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि अब ब्लॉक का स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा, और जब ब्लॉक का स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया, नहीं, अब ध्यान दीजिएगा, जब ब्लॉक का स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया इट मींस अब ब्लॉक का क्या, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब ब्लॉक का स्लाइडिंग और यानी कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया तो यहां जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो कौन सा फ्रिक्शन, यानी इस कंडीशन में आप समझ रहे हैं कि जब ब्लॉक का स्लाइडिंग यानी कि अब रिलेटिव मोशन होने लग गया, कब, जब एंगल ऑफ रिपोज से गिवन एंगल क्या है, बड़ा है। नहीं, इट मींस हम कहना ये चाहते हैं कि जैसे देखिए ये आपका एक इंक्लाइंड सरफेस है, इसके ऊपर आप एक मास m को रखे हो, और ये आपका क्या है, गिवन एंगल अल्फा, अल्फा आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल ऑफ रिपोज आपका 15 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां पे आप ध्यान देना कि गिवन एंगल ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज है, और उस कंडीशन में अब आपका ब्लॉक क्या, इस डायरेक्शन में स्लाइड कर जाएगा, यानी इधर mg साइन अल्फा लग रहा है, यानी ये वाला फोर्स, गिराने वाला फोर्स आपका बचाने वाला फोर्स से, इट मींस म्यू mg कॉस अल्फा से क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, और अब ब्लॉक क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, और उस कंडीशन में जो आपका फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो कौन सा फ्रिक्शन, वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, यानी अब आपका कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। नहीं, तो आप समझ रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज का भी कंसेप्ट क्लियर है कि वो मैक्सिमम एंगल जहां तक आपका ब्लॉक किसी इंक्लाइंड सरफेस पे रेस्ट में रह सके। ठीक है, यानी कि वो मैक्सिमम एंगल, ध्यान देंगे कि वो मैक्सिमम एंगल जहां पे आपका, वो मैक्सिमम एंगल एट विच ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड ऑन इंक्लाइंड प्लेन, नहीं, और उस कंडीशन में आपका जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बोलिए क्लियर है, तो हम लोग एंगल ऑफ रिपोज भी समझ गए। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज हम लोग
एंगल ऑफ रिपोज हम लोग समझ गए क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ गए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं उस बात को समझ गए,